हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समझेंगे और इसी से संबंधित सारी बातें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नॉर्मली कैग भी कह दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना, तो सारी जो भी आपकी कन्फ्यूज़न भी होगी टॉपिक के रिगार्डिंग, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो वही है कि सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। अब पहले यहाँ पे हम नियुक्ति और एवं कार्यकाल से संबंधित बातें कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका एक मैं सामान्य बातें बता दूं तो देखिए दोस्तों, जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, वो देखता है कि सरकार का मतलब कितना खर्च हो रहा है, सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, और इसी से संबंधित वो रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को फिर संसद में पेश किया जाता है। बस आप यहाँ पे इतना समझिए। अभी हम बात कर रहे हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल की। तो अगर हम बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो सीएजी है, कैग है, इसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो दोस्तों कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाएगी पूरी कार्यकाल के दौरान ही, तो मान लिया जाएगा कि उसका कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अगर उसकी 65 वर्ष आयु पूरी नहीं हुई है और वो 6 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर बना रहता है, तब भी मान लिया जाएगा कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया है। तो 6 साल का कार्यकाल होता है, या फिर अगर आयु 65 वर्ष हो जाए तो तब तक कार्यकाल होता है, जो भी चीज़ पहले हो। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं। इसके साथ ही वो अगर चाहे तो राष्ट्रपति मतलब वो फिर वो त्यागपत्र भी दे सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत और दुर्व्यवहार या अयोग्यता का प्रस्ताव पास करें। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी इसे हटाना इतना आसान नहीं है। हटाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसी प्रक्रिया है। जैसे दुर्व्यवहार या अयोग्यता, ये कारण हो सकता है हटाने का, और अगर दुर्व्यवहार या अयोग्यता का कोई कारण है तो इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा संसद के दोनों सदनों में, फिर वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो ये का मतलब ये प्रक्रिया है। बहुत सामान्य बातें अभी मैंने आपको बताई। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या है, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया है कि ये जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये जो कैग है, ठीक है, ये जो सीएजी है, ये है, इसका एक मुख्य कार्य ये है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कितना मतलब सरकार की अर्निंग हो रही है, सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना सरकार खर्च कर रही है, और मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, जो अलग अलग जो मंत्रालय वगैरह हैं, विभाग हैं, वो कितना पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, क्या जो पैसा खर्च किया गया वो सही था, मतलब गलत जगह तो पैसा खर्च नहीं हुआ, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं देखा गया, या कहीं अत्यधिक पैसा खर्च किया गया हो। तो ये सारे इसके कार्य हैं दोस्तों। ये सीएजी है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे मैं और अच्छे से बताता हूँ। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों, ये एक तरह से मतलब देख रेख कर रहा है कि जो सरकारी पैसा है उसका अलग अलग जो योजनाएं हैं उसमें कैसे खर्च हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर पैसा ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर दिया गया है, कहाँ पर पैसा सही से मतलब खर्च हो रहा है। अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी, अभी बहुत ही रिसेंट में 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है, सीएजी की रिपोर्ट है, जिसमें आयुष्मान भारत जो योजना है दोस्तों, तो जो उसमें जो लाभार्थी हैं उन्हें 5 लाख तक का दोस्तों इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें 5 लाख तक का मतलब इंश्योरेंस मिलता है। और हालांकि इसे मतलब ये जो इंश्योरेंस का मतलब पैसा, इसे बढ़ाने की भी बात हो रही है सरकार के द्वारा, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में ये पाया गया कि कई मृत लोगों का भी इलाज चल रहा है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के आधार पर। मतलब यहाँ पे क्या है, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें दिखाई दी यहाँ पर, कि जो सरकारी पैसा है उसका एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है, कहीं कहीं पर मतलब भ्रष्टाचार के रूप में दुरुपयोग देखा गया। तो सीएजी का कार्य यही है कि वो सारी चीज़ें देखता है और फिर वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट फिर वो राष्ट्रपति को सौंप देता है और वो रिपोर्ट दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा फिर संसद में पेश की जाती है। इतनी सी बात है। ठीक है, ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे आप एक पोस्ट के रूप में समझ सकते हैं।
जो कि ये सारे कार्य करता है। अभी कार्यों को और अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बट यहाँ तक आपकी कन्फ्यूज़न दूर ही हो गई होगी, यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक है, इसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित क्या चीज़ें हैं, क्योंकि भाई इसको एक बहुत बड़ा कार्य सौंपा गया है, हो सकता है ना ये किसी के दबाव में कार्य कर दे, तो इसीलिए इसको कई तरह की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान की गई है। वो क्या है तो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, इसका जो पद है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो जाहिर सी बात है, भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक का जो पद है दोस्तों, जो पोस्ट है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ये एक स्वतंत्रता प्राप्त है इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा बताया भी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएजी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसे हटाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को उसके पद से हटाना इतना आसान होता नहीं है। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो ये जो सीएजी है इसे भी हटाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये बात है कि इसे अपना पद छोड़ने के बाद कोई और नौकरी नहीं मिलती। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह किसी के प्रभाव में ना आए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी इसे नहीं मिल सकती, चाहे वो राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे एक सुरक्षा ये है दोस्तों, देखिए हो सकता है ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसे अपना पद समाप्त होने के बाद भी नौकरी मिल सकती है, जाहिर सी बात है फिर वो सरकार के, हो सकता है सरकार के फायदे के लिए काम करे, सरकार के पक्ष में काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे उम्मीद रहेगी ना कि अगर मान लीजिए मेरा रिटायरमेंट हो गया तो मुझे कल को भी जॉब मिल सकती है सरकार के द्वारा। तो हो सकता है कि वो निष्पक्ष ना रहे। तो यहाँ पे निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा प्रदान ये की गई है सीएजी को, कि उसे जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जब वो अपने पद से हट जाएगा, मतलब महाभारत कोई भी व्यक्ति है जो अपने पद से हट जाएगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक है। ठीक है, कार्यकाल के बाद उसे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इसका जो वेतन है, पैसा जो मतलब जो वेतन है और अन्य जो लाभ हैं, जो भी इसको लाभ मिलते हैं, वो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, संसद का मतलब यही हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई अलग मंत्रालय है, कोई विभाग है, कोई डिपार्टमेंट है वो तय कर रहा है, तो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक सुरक्षा है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उसके बराबर इनका वेतन होता है, इसका वेतन होता है। ठीक है, इसका वेतन और अन्य अधिकार उसकी नियुक्ति के बाद कम नहीं किए जा सकते। अब भारत के नियंत्रक या महालेखा जो परीक्षक हैं, इनका जो भी वेतन है, जो भी अधिकार वगैरह हैं, जो भी मतलब इनको सर्विसेज वगैरह मिल रही है, तो उसमें कटौती नहीं हो सकती, उसे आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, नियुक्ति अगर मान लीजिए नहीं हुई है तो उससे पहले कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति हो गई है तो उस कार्यकाल के दौरान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसके कार्यकाल में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और इसकी प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होती है। मतलब देखिए ये जो मतलब सीएजी है, इसका जो मतलब अपना कार्यालय है दोस्तों, इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, इनके लिए नियम वगैरह जो भी बनेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी मतलब नियम वगैरह है वो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुसार ही यहाँ पर सारा कार्य होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति ऐसे नियमों को जब बनाता है तो इसमें जो सीएजी है, जो कैग है, उसकी सलाह भी ली जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो एक अच्छी चीज़ है ना कि जो भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक है, वो भी एक सलाह देता है कि अपना जो भी प्रशासन उसे करना है उसमें नियम बनाने में। इसके कार्यालय के खर्चे भारत की संचित निधि से चलते हैं, इन पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। बहुत यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, समझिए। भारत की संचित निधि का मतलब पता है आपको? भारत की संचित निधि का मतलब है कि भारत सरकार का खजाना, ठीक है, जिसमें पैसा आ रहा है, जिससे मतलब अलग अलग जो सोर्सेज हैं, जहाँ से पैसा आ रहा है, और अलग यहाँ से खर्च भी होता है अलग अलग जगह। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये भारत सरकार का खजाना है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि संसद नहीं दे रही, मतलब संसद, या यूँ कह सकते हैं कि कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट इसको पैसा नहीं दे रहा, इसका वेतन नहीं, या इसका जो कार्यालय है उसके खर्चे के लिए पैसा नहीं देता, इसको भारत की संचित निधि से पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक सुरक्षा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें हो सकता है नहीं समझ में आ रही हो कुछ बच्चों को, लेकिन फिर भी आई होप कई बच्चे मतलब समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर कि जो सीएजी है वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर सके। इसके लिए कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि राष्ट्रपति उसे आसानी से निकाल नहीं सकता। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों जब उसका पद मतलब समाप्त हो, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसे कोई दूसरी सरकारी जो नौकरी है वो उसे नहीं मिल सकती। इसके अलावा जो वेतन वगैरह है वो संसद निर्धारित करती है, ठीक है। और उसका जो वेतन है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार होता है। और यहाँ पे ये एक बात ये है कि उसकी नियुक्ति के बाद कोई इसमें कम जो वेतन वगैरह है उसे कम नहीं किया जा सकता। एक सुरक्षा ये प्राप्त है, ये एक स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा जो कैग है, जो भारत का नियंत्रक है, वो महालेखा परीक्षक है, इसका अपना एक कार्यालय होता है, अपना एक ऑफिस है और ऑफिस में कई सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो जो भी नियम होंगे ऑफिस के अंदर, जो भी नियम वगैरह फॉलो किए जाएंगे तो वो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कैग है, जो सीएजी है, ये भी अपनी सलाह देता है नियमों को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा इसके कार्यालय का जो भी खर्चा है, ठीक है, वो भारत की संचित निधि से होता है। संचित निधि से होने का मतलब यह है कि इसे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा या संसद या कोई मंत्रालय पहले पैसे को पास करे, मतलब ग्रांट करे, तब जाके इसके कार्यालय को, ऑफिस को पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि भारत के खजाने से इसका खर्चा चल रहा है, कोई इशू यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं है। काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है ये, एक निष्पक्षता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों भारत के नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की। अब मैं कई बार कैग कह दूंगा तो आप समझ जाना, कुछ बच्चे होंगे कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं, ठीक है। कैग मैं बोलूँ या भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक बोलूँ, बात वही है। तो यहाँ पे आप बात समझते हैं कर्तव्य और शक्तियों की। यहाँ पे कुछ बातें आपको हार्ड लगेंगी, थोड़े से हार्ड वर्ड भी हो सकता है यहाँ पे अभी इस वाले नोट्स में थोड़ा यूज़ हो, लेकिन मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, तो इसीलिए कहूँगा ध्यान से बातें आप बस सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, डरना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार अगर हम बात करें तो संसद को यह अधिकार है, देता है ये अनुच्छेद कि वह केंद्र और राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापिका करे, ठीक है। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। मैं चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे बिना रीड करे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने चाहता कि आपको अलग से रीड करना पड़े और बहुत सारा ज़्यादा आपका टाइम खर्च हो और आपको कन्फ्यूज़न आपके लिए क्रिएट हो, इसीलिए हर एक पॉइंट को रीड करके मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन फिर भी आपके लिए यूज़फुल है, आपको याद हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में बैठ जाएंगी। अब देखिए कर्तव्य और शक्तियों की बात की जाए तो नॉर्मल सी बात है, अनुच्छेद संविधान का एक अनुच्छेद 151 है, तो इसमें कहा गया है कि संसद के पास ये अधिकार है कि संसद जो है, जो केंद्र और जो राज्य सरकार का जो लेखा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं तो उसको व्यवस्थित करें। आप यूँ कह सकते हैं कि महालेखा परीक्षक जो है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, उससे संबंधित संसदों का ये अधिकार है कि संसद डिसाइड कर सकती है कि मतलब वो किस तरह के कर्तव्य और शक्तियाँ हैं, तो संसद के पास इससे संबंधित कुछ अधिकार हैं, वो इसको व्यवस्थित कर सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस लाइन में ये बात लिखी है कि जो संसद है उसके पास ये अधिकार है कि केंद्र और राज्य या जो अन्य जो संस्था है उसके द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है, जो भी मतलब आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसका जो लेखा जोखा है, ठीक है, मतलब जो उसका मतलब लेखा है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए संसद के पास अधिकार है। और इसी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया था, महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971, ठीक है। लेकिन फिर इसमें 1976 में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया, संशोधन भी किया गया। आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है। अब हम डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं कर्तव्य और शक्तियों की। यहाँ पे आप सिंपल सा कह सकते हैं कि संसद को अधिकार प्राप्त हैं थोड़े, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं कि जो भारत का नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक है, उसके क्या कार्य और क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम सिंपल सी ये बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं चाहूँ तो इसे और ईजी कर सकता हूँ, लेकिन ईजी करने के चक्कर में ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ ये मतलब आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो कोई इशू नहीं है, अभी हमने कई सारी बातें की, अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे संसद, मतलब जो भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, इसके क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो संसद ने इसे निर्धारित किया है, तो संसद के द्वारा ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं अधिनियम वगैरह के द्वारा। तो अब क्या है, तो यहाँ पे देखिए, सीएजी भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, ठीक है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से संबंधित व्यय की लेखा परीक्षा करता है। वहाँ पे देखिए दोस्तों, हो सकता है थोड़ा समझ ना आए, लेकिन आएगा समझ में। देखिए, जो भारत की जो संचित निधि है या जो राज्यों की जो आकस्मिकता निधि है, मतलब जो इमरजेंसी में कोई मतलब जो ऐसी निधि है जहाँ से मतलब
आकस्मिक पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो जो संचित निधि है, जो आकस्मिक निधि है, तो इससे संबंधित जो खर्च हो रहा है, इसमें जो आय हुई है, उसका लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है, उसका मतलब उसकी जांच की जा सकती है इसके द्वारा। किसके द्वारा? CAG के द्वारा। यहाँ पे बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। भारत की संचित निधि से कोई पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, जो अलग अलग जो राज्य हैं उनकी आकस्मिकता की निधि से कोई पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, तो इससे जो पैसा खर्च हो रहा है या इसमें कोई पैसा ऐड किया गया, तो इसका जो लेखा जोखा है दोस्तों, ठीक है, तो उसका ये जांच कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है। सिंपल सी बात है। भारत का जो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है दोस्तों, वो इनकी देखरेख कर सकता है कि हाँ कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, तो वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। लेखा परीक्षा का मतलब ये है दोस्तों, वो जांच कर रहा है, जो मतलब जैसे कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ पे कौन सा कितना पैसा लग रहा है, पैसा दोस्तों गलत जगह खर्च हुआ है या सही जगह खर्च हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ये लेखा परीक्षा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वो एक रिपोर्ट तैयार कर देगा, भाई ऐसा ऐसा मैंने देखा और मैंने ये रिपोर्ट बना दी। उसका काम बस इतना है कि वो जो देख रहा है, जो उसे लग रहा है, जो चीज़ें उसे पता चल रही हैं, वो उसके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार कर देता है और फिर वो रिपोर्ट संसद में जाएगी और संसद देखेगी क्या करना है सरकार से। संसद अलग अलग सवाल पूछेगी। यहाँ तक कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल है, सिंपल लेके चला करो। मैं सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ ना, इसलिए टॉपिक हार्ड लगता है, लेकिन जब मैं आपको समझाता हूँ तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। वह केंद्र सरकार, वह मतलब यहाँ पर है कि जो भारत का नियंत्रक है, वह महालेखा परीक्षक है, तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण और हानि, कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कई बार कई सारे टेंडर्स वगैरह, मतलब उनकी बोलियां लगवाई जाती हैं, कई सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि कई सारे विभाग हैं दोस्तों, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कई सारे उद्योगों को भी चला रहे हैं। सरकार कई सारे इंडस्ट्री को भी चलाती है दोस्तों। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे सरकार के अंडर में है। अब रेलवे के क्षेत्र में कई बार विनिर्माण होगा, कई बार कई चीज़ों का निर्माण किया जाएगा या कई सारी चीज़ें होंगी, तो जो अलग अलग सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो मतलब ट्रेडिंग हो रही है, जो विनिर्माण से जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है, कोई मान लो कोई मतलब सरकार का कोई मतलब सार्वजनिक उद्यम है कोई, तो उसमें कोई हानि हो रही है, कोई लाभ हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों की भी देख रेख वो कर सकता है। कौन? CAG, जो कैग है, वो इन सभी चीज़ों की भी देख रेख कर सकता है, ये भी उसका एक कार्य है। इसके अलावा केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, उससे संबंधित जो नियम है, जैसे कि जो राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो नियम वगैरह हैं, जो कर इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो मतलब क्या वो नियमित रूप से किया जा रहा है, क्या जो मतलब बंटवारा है पैसे का, टैक्सेस का अलग अलग राज्यों के बीच में, क्या वो मतलब सही से हो रहा है, तो इसकी एक निगरानी सुनिश्चित करता है वो, मतलब थोड़ा ये भी देखता है कि नियम वगैरह को भी थोड़ा बहुत देखता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्राप्तियों और व्यय का भी लेखा परीक्षण करता है, जैसे कि सभी निकाय और प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों को से अनुदान मिलता है, सरकारी कंपनियां हैं, जब संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य निगमों या एवं निकायों का। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है यहाँ पर, जैसे कि जितने भी प्राधिकरण हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो उसका भी लेखा परीक्षण ये करता है, उसकी भी देखरेख करता है। ये देखरेख का मतलब ये है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाके ये अलग मतलब देखरेख करेगा कि चीज़ें सही से हो रही हैं नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखरेख मेरा कहने का मतलब ये है कि लेखा परीक्षण करता है, ये देखेगा कि मान लो XYZ कोई संस्था है, सरकार ने इसको पैसा दिया, अब सरकार ने इसको अनुदान दे दिया, ठीक है सर, ये कोई निकाय है, कोई प्राधिकरण है, सरकार ने इसको अनुदान दिया, अब इसने उस पैसे को कहाँ पर खर्च किया, उस अनुदान को इसने कहाँ पर खर्च किया, क्या वो अनुदान इसने सही जगह खर्च किया, क्या कहीं पर भ्रष्टाचार भी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखता है और उसको फिर ये रिपोर्ट में लिख देगा। तो आप यहाँ पे बात को समझिए, तो ये इसका लेखा परीक्षण हो गया इसका, तो इसने जो भी चीज़ें यहाँ पर की, ये इसका लेखा परीक्षण हो गया। सरकारी कंपनियाँ हैं, तो सरकारी कंपनियाँ कितने लाभ में हैं, कितने हानि में हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे पैसे से संबंधित वगैरह, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखता है, तो इसका भी ये लेखा परीक्षण करता है। सिर्फ एक शब्द समझ लो, लेखा परीक्षण, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, समझा ही दिया वैसे ये। इसके अलावा नियमों द्वारा आवश्यक हो तो निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण, अगर
कुछ नियम वगैरह बने तो अलग अलग जो निगम हैं, अलग अलग निकाय हैं, तो उनकी भी ये लेखा परीक्षण कर सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों, वह ऋण, निक्षेप, निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन प्रेषण, व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्य की भी लेखा परीक्षा करता है। तो मतलब इतने सारे लेखा परीक्षा से संबंधित इसके कार्य हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम इसे याद कैसे करेंगे, इतना हार्ड लग रहा है। पहले समझ लो, याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लो मैं जो समझा रहा हूँ बातें। तो यहाँ पे ये बात लिखी है कि केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके जो भी लेन देन है तो उसकी भी लेखा परीक्षा ये कर सकता है। ठीक है, लेखा परीक्षा मैंने बता दिया। लेखा परीक्षा का मतलब ये है दोस्तों कि वो जांच कर सकता है कि कितना पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सरकार ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है। ठीक है, कहाँ पैसा सही जगह खर्च हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र की वो लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी जांच, मतलब मान लीजिए कोई अन्य प्राधिकरण है जो कि सीएजी के अधिकार क्षेत्र में अभी नहीं है। ठीक है, उसकी वो मान लीजिए लेखा परीक्षा नहीं कर रहा है, तो अगर राष्ट्रपति उससे कहे कि आप इस XYZ कोई निकाय है, कोई संस्था है, इसकी भी आप जांच, मतलब इसका भी एक आप लेखा परीक्षा तैयार कीजिए, तो वो कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल उससे कह दे कि आप इस वाले निकाय की या इस प्राधिकरण की लेखा परीक्षा कीजिए, तो वो उसका भी लेखा परीक्षा कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, तो ये सलाह भी देता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। एक कार्य यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राष्ट्रपति को देता है। रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देता है केंद्र सरकार से संबंधित, और जो राज्य सरकार से संबंधित जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिलती है तो वो संसद के सामने इस रिपोर्ट को रखते हैं, और जब रिपोर्ट राज्यपाल को मिलती है, राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट है, और फिर वो राज्य की जो विधानमंडल है उसके सामने रखते हैं। ये बात आपको स्पष्ट है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात और यहाँ पे है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा पॉइंट देख के आपको, लेकिन हार्ड नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बातें हैं। देखिए, ये जो सीएजी है, ये जो कैग है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, प्रस्तुत करता है। सिंपल सी बात है, सीएजी राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट देता है लेखा परीक्षा से संबंधित। एक होती है विनियोग से संबंधित, एक होती है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा से संबंधित, लोक होगा शायद, लोक नहीं होगा, लोक होगा आई थिंक। ठीक है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित। देखिए, राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट सीएजी कैग के द्वारा दी जाती है। एक है विनियोग लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट, और एक है वित्त लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, और एक है सरकारी उपक्रमों से संबंधित। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नोट्स पढ़ोगे हार्ड लगेगा। देखिए, जो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है, इसमें क्या बातें लिखी होती हैं? इसमें लिखा होता है कि संसद ने जो भी ग्रांट किया था, जो भी अनुदान दिया था, जो भी मंजूरी दी थी, अधिनियम पारित किए थे, जो भी कानून पारित किए थे कि कितना खर्च किया जाना है, ठीक है, वो बातें लिखी होती हैं। मतलब मान लीजिए XYZ कोई भी मंत्रालय है सरकार का, उसने संसद से पैसा मांगा, और संसद ने उसको कह दिया कि हम आपको इतना XYZ इतना पैसा आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ABCD जितना भी मतलब पैसा, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कुछ भी। तो मान लीजिए कोई मंत्रालय है XYZ करके, उसने कहा हमें मान लो 500 करोड़ रुपए चाहिए, और संसद ने मान लो 500 करोड़ रुपए उसे ग्रांट कर दिए कि हम अनुदान आपको, मतलब हम आपको 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ठीक है, आपके एक मंत्रालय के लिए। अब जो सीएजी है, जो कैग है, वो देखेगा कि इस XYZ मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, क्या इसने जिस चीज़ के लिए मांगे थे पैसे वहाँ खर्च हुए, तो ये लिखेगा हाँ इतना पैसा खर्च हुआ, 450 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ठीक है, मान लीजिए 450 रुपये 450 करोड़ रुपए खर्च हुए मान लीजिए, तो ये लिख देगा कि हाँ इतने पैसे खर्च हुए, और बाकी जो 50 करोड़ रुपए है मान लीजिए वो मंत्रालय ने अभी अपने पास ही रखे हुए हैं, तो ये भी ये रिपोर्ट में लिख देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो विनियोग लिखा है, तो इसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि संसद ने जो भी अधिनियम बनाए थे उससे संबंधित जो भी पैसा वगैरह खर्च हुआ है कानून के अनुसार वगैरह। ठीक है, जो भी पैसा मतलब संसद ने डिसाइड वगैरह किया था मंत्रालयों के लिए, उस हिसाब से जो भी पैसा वगैरह खर्च हुआ है, तो उससे संबंधित ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो वित्त लेखाओं पर जो लोक परीक्षा रिपोर्ट होती है, उसमें क्या होता है कि सरकार को कितनी प्राप्तियां हुई, सरकार को कितने पैसे की प्राप्तियां हुई, और सरकार को कितना देना है पैसा, कहाँ कहाँ पे कितना सरकार को देना है।
तो ये मतलब जो केंद्र सरकार है उसे मतलब कहाँ कहाँ पे पैसा देना है, जैसे कि मान लीजिए जो केंद्र सरकार है वो उसे राज्यों को भी पैसा देना होता है, तो ये बातें भी इसमें लिखी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा सरकारी उपक्रम, जो सरकारी उपक्रम है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो सरकार के अंडर में जो मतलब जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, तो उससे संबंधित रिपोर्ट है कि वहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना मतलब क्या भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कैसे हैं, ये सारी रिपोर्ट मतलब ये सारी बातें इसमें होती हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे सारी चीज़ें आपको। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक है, उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, उसका रोल क्या है। तो अब हम यहाँ पर सीएजी के रोल की बात मतलब भूमिका की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब चीज़ें बहुत आसान है, आसानी से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, नोट्स ईजी है यहाँ पर अब, ठीक है। सीएजी का जो काम है दोस्तों, वो सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना है और संसद को रिपोर्ट देना है। हालांकि वो संसद को रिपोर्ट नहीं देता, याद रखना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी जाती है पहले, ठीक है। जो केंद्र सरकार के स्तर पर वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और फिर राष्ट्रपति संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट देता है, याद रखना। और फिर राज्य जो अलग अलग राज्यों से संबंधित रिपोर्ट है वो राज्यपालों को दी जाती है और राज्यपाल संबंधित विधानसभा में रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। ये बातें हैं। सीएजी संसद का एजेंट है और संसद के प्रति उत्तरदायी है। अभी तक आपने जितनी भी मतलब मैंने आपको जितनी भी बातें पढ़ाई उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मुख्य रूप से बात की जाए तो सीएजी एक तरह से संसद के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बात करो, संसद में जो लोग होते हैं यानी कि जो सांसद होते हैं वो लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो मुख्य यहाँ पे संसद की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका है। किसी भी देश में संसद की जो भूमिका है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। लोगों के द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं वो चुने इसमें मतलब बैठते हैं, ठीक है। लोगों के मतलब जो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो इसमें संसद में बैठते हैं। अब इन्हें सरकार जो भी चीज़ें कर रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जनता का जो पैसा है कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे हो रहा है, मतलब सरकार कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही, कहीं पर कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो रही, कहीं पर ऐसा तो नहीं अत्यधिक पैसा पानी की तरह मतलब खर्च किया जा रहा है जहाँ पे इतनी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर पैसा नहीं खर्च हो रहा और अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें संसद को पता होनी चाहिए ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी रूप में जो सीएजी है वो संसद के एजेंट के रूप में काम कर रहा है कि वो संसद को एक तरह से बता रहा है कि ये देखिए सरकार ने इस वर्ष या इस समय इतना इतना यहाँ पर खर्च किया और इस तरह से सरकार का पैसा खर्च हुआ है और यहाँ पे भ्रष्टाचार भी देखा गया और इस जगह पर देखा गया कि सरकार ने इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च किया, या कई ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को कई पैसे की कमी पड़ गई। तो जो भी चीज़ें होंगी जैसी भी होंगी वो रिपोर्ट में लिख देता है। अभी हाल ही में मैंने अभी आपको बताया 2024 में ही एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि जो आयुष्मान जो भारत योजना है उसमें जो मतलब उसमें भ्रष्टाचार की खबरें आई हैं। तो हालांकि आपको न्यूज़ चैनल्स पर कोई खास खबर देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन हाँ सीएजी ने इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। तो ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया। सीएजी को खर्चों की लेखा परीक्षा में ज़्यादा स्वतंत्रता है और वह अपने नियम और मानक बनाता है, ठीक है। देखिए सीएजी को दोस्तों खर्चा में जैसे अब लेखा परीक्षा है तो इसमें सीएजी के पास खर्च करने के लिए मतलब स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि मतलब उसे खर्चों के लिए बहुत सारी लिमिटेशन लगाई गई हैं, नहीं। क्योंकि देखिए लेखा परीक्षा भी एक खर्चीला काम है, इसमें भी कई सारे लोग लगते हैं, कई सारा मतलब ज्ञान लगता है, कई वक्त लगता है, टाइम लगता है, तो इसमें मतलब खर्च भी होता है। तो इसमें उसे स्वतंत्रता मिली हुई है और इससे संबंधित नियम और मानक भी वो तैयार करता है। इसके अलावा सीएजी विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा यानी कि जो कानून के अनुसार नियमों के अनुसार मतलब जो लेखा परीक्षा है मतलब जो उसे जांच करनी है वो तो करता ही है। कानून के अनुसार नियमों के अनुसार जो भी उसे जांच करनी है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वो तो जांच वो करता ही है, लेखा परीक्षा करता ही है। लेकिन यहाँ पे औचित्य लेखा परीक्षा भी वो करता है, ठीक है। वह सरकारी व्यय की व्यवस्था और उपयोगिता और बचत की भी जांच करता है। मतलब ये है कि कानून के अनुसार तो वो देखेगा कि इस मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए मांगे थे इस योजना के लिए और सरकार ने दिखा दिया कि हमने 500 करोड़ रुपए इस संबंधित योजना के लिए खर्च भी कर दिए हैं। मैं आपको बस ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई मंत्रालय 500 करोड़ मांगे, कोई मंत्रालय 5000 करोड़ मांगे, ठीक है। मैं बस आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कानून के अनुसार तो देखता ही है, लेकिन फिर ये जो सीएजी है वो ये भी देखता है दोस्तों, औचित्य यहाँ पे देखता है। वो औचित्य लेखा परीक्षा का मतलब है कि वो ये भी देखता है कि जो पैसा खर्च किया गया क्या उसकी उपयोगिता सही थी, वो पैसा खर्च करना उपयोगी सिद्ध हुआ, क्या वो सही जगह पैसा खर्च किया गया है, ठीक है। बचत वगैरह की भी जांच करता है वो।
इसके अलावा सीएजी को गुप्त सेवा व्यय की जानकारी नहीं मिलती, परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। मतलब देखिए कोई गुप्त सेवा व्यय है, कोई गुप्त चीज़ के लिए मतलब पैसा खर्च किया गया है, तो इसकी जानकारी सीएजी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी सीएजी को इतनी जानकारी मिल जाएगी कि इस संबंधित मंत्रालय मतलब प्रशासनिक विभाग ने पैसा खर्च किया है, उसे वो स्वीकार मतलब एक मतलब ये पता चल जाएगा, उसे मतलब ये अधिकार है पता करने का। मतलब जिस डिपार्टमेंट ने पैसा खर्च किया है ये उसे पता चल जाएगा। हालांकि अगर गुप्त सेवा के लिए किया गया है, गुप्त कार्य के लिए कोई व्यय किया गया है, तो वो उसे नहीं मतलब उसके बारे में वो जानकारी नहीं ले सकता। इसके अलावा सीएजी का भारत के संविधान में नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक का पद है, लेकिन व्यवहार में वह केवल महालेखा परीक्षक का काम करता है। सीएजी का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह होने के बाद ही लेखा परीक्षा करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों सीएजी कैग की भूमिका की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। भूमिका की बात करें अगर हम, क्या रोल है उसका, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट का काफ़ी महत्व है लेखा परीक्षण से संबंधित। यहाँ पे हम देखते हैं इसका काफ़ी महत्व है। संसद का एजेंट के एक तरह से वो एजेंट के रूप में कार्य करता है, वो उत्तरदायी है संसद के प्रति, थोड़ा ये प्रतीत होता है, ठीक है। और उसको थोड़ी स्वतंत्रता भी मिली हुई है, वो अच्छे से मतलब रिपोर्ट तैयार करता है, कई सारी चीज़ें हैं। औचित्य लेखा परीक्षा भी वो करता है, मतलब ये वो सही से देखता है कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने भूमिका देखी। लेकिन यहाँ पे प्लस एक चीज़ यहाँ पे ये है कि हम ये भी पाते हैं कि हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, लेकिन नियंत्रक तो वो है ही नहीं। नियंत्रक मतलब होता है कंट्रोल करने वाला नियंत्रक, ठीक है। तो जो भारत का जो खजाना है, भारत की जो संचित निधि है, उससे जो पैसा निकलता है उसमें भारत के नियंत्रक यानी कि सीएजी का कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि उसकी भी भूमिका केवल एक जो ऑडिटर होता है, एक महालेखा परीक्षक होता है, सिर्फ उतनी ही भूमिका उसकी रह जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप इसे देखिए, जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये है ना, नाम तो ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेकिन इसका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। पैसा भारत की संचित निधि से पैसा निकल रहा है तो उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। पैसा मान लीजिए अगर भ्रष्ट मतलब एक्स्ट्रा ही पैसा निकल गया है तो ये उसका कुछ नहीं कर सकते। ये बस क्या कर रहा है, लिख रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है। तो ये महालेखा परीक्षक के तौर पर ही बतौर कार्य कर रहा है। तो हमने भूमिका में ये भी समझा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों, कैग और तथा निगम, जो निगम है अलग अलग जो मतलब निगम वगैरह हैं, कंपनियां वगैरह हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें हैं कि कैग और जो निगम है उनका कैसे आपस में संबंध है, इसको हम देख रहे हैं दोस्तों। जो सार्वजनिक निगम है यानी कि सरकार के अंडर में कोई कॉरपोरेशन है, कोई मतलब सरकारी कंपनी वगैरह है दोस्तों, तो वो उसके साथ इस कैग के कैसे संबंध है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कैसे संबंध है सार्वजनिक जो कंपनियां हैं उनके साथ, इसे हल्का हल्का आप देख लीजिए। देखिए कुछ निगम है, कुछ कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, निगम है, कुछ कंपनियां कह लो, आप कंपनी के रूप में समझ सकते हो कि उनकी लेखा परीक्षा कैग के द्वारा सीधे की जाती है। जैसे कि दामोदर घाटी निगम है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है, एयर इंडिया है। हालांकि एयर इंडिया आई थिंक दोस्तों अब भारत सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि ये टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, ठीक है। तो एयर इंडिया को आप यहाँ पे हटा सकते हैं, उदाहरण में एयर इंडिया को आप हटा लीजिए, और यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस को भी आप हटा लीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ ना इंडियन एयरलाइंस वगैरह के बारे में, तो इसे यहाँ पे आप हटा ही लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन जिस चीज़ में हो उसे हटा ही दें यहाँ पे, तभी सही है, क्योंकि हमारा तो इसके बिना भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें सार्वजनिक निगमों के साथ कैसे लेखा परीक्षा के संबंध है, क्या भूमिका है, तो क्या रोल है कैग का, तो देखिए जो कैग है दोस्तों, कुछ निगम ऐसे हैं जिनकी वो सीधे रिपोर्ट जो लेखा परीक्षा है उससे संबंधित वो सीधे जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो तैयार कर सकता है, वो वहाँ पे जांच कर सकता है कि क्या मतलब कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है। कुछ ऐसे निगम हैं, सार्वजनिक निगम है। इसके अलावा कुछ निगम ऐसे हैं दोस्तों जहाँ कुछ निगमों की लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जिन्हें कैग की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। अब कई निगम ऐसे हैं जिनकी लेखा परीक्षा, ठीक है, जो भी मतलब पैसा खर्च हुआ, आया पैसा, जो भी चीज़ें इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट वगैरह है, जो भी मतलब चीज़ें हैं, लेखा परीक्षा है, वो कैग सीधे तैयार करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर निजी लेखा परीक्षक होते हैं, वो तैयार करते हैं, ठीक है, वो लेखा परीक्षा करते हैं, जिनकी नियुक्ति हालांकि जो कैग है उसकी सलाह पर ही की जाती है। और अगर कैग चाहे तो कैग पूरक लेखा परीक्षा भी कर सकता है, मतलब साथ में इनके साथ थोड़ा कुछ अगर कमी लगती है उसको तो वो भी लेखा परीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बात को समझिए,
जैसे कि कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह निजी होती है और कैग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वे अपनी रिपोर्ट संसद को सीधे प्रस्तुत करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है, जैसे कि कुछ सार्वजनिक निगम ऐसे हैं जिनकी जिनकी लेखा परीक्षा से संबंधित जो भी मतलब रिपोर्ट वगैरह है वो निजी मतलब वो कैग नहीं करता, कैग उनकी लेखा परीक्षा नहीं करता, और जो भी मतलब रिपोर्ट वगैरह तैयार होती है वो सीधे ही फिर संसद में भेज देते हैं। जैसे कि मान लो कुछ निगम है, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम है। अब इसका जो लेखा परीक्षा है दोस्तों वो पूरी तरह निजी है। ये इसका जो डिपार्टमेंट है यही अपनी लेखा परीक्षा तैयार करेगा और उसको फिर यही डिपार्टमेंट सीधे संसद को रिपोर्ट मतलब भेज देगा। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, तो ये अपनी मतलब अपना खुद का ये लेखा परीक्षा तैयार करेगा कि इसके मतलब क्या क्या चीज़ें हुई लेखा परीक्षा से संबंधित, तो ये तैयार करेगा और ये अपनी रिपोर्ट संसद को डायरेक्टली भेज देगा। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। कुछ सार्वजनिक निगम है तो उनसे संबंधित लेखा परीक्षा के जो लेखा परीक्षा में कैग की क्या भूमिका है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वाला पॉइंट सही से समझ नहीं आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वाली पॉइंट सही से समझ नहीं आया तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। कुछ सार्वजनिक निगम हैं, ठीक है, उनकी लेखा परीक्षा डायरेक्ट की जाती है कैग के द्वारा। कुछ निगम ऐसे हैं जिनकी लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कैग है वो पूरक लेखा परीक्षा के रूप में यहाँ पे चीज़ें कर सकता है, लेखा परीक्षा तैयार कर सकता है वो। लेकिन कुछ निगम ऐसे हैं, कुछ सरकारी निगम ऐसे हैं जिनका मतलब जिनकी लेखा परीक्षा में कैग का यानी कि जो भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है उसका कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्पलबाई की आलोचना। देखिए पॉल एच एप्पलबाई ने भारतीय प्रशासन पर 2 रिपोर्टें लिखी हैं जिनमें उन्होंने सीएजी की आलोचना की है। अब देखिए दोस्तों, पॉल एच एप्पलबाई एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और लोक प्रशासन के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने भारत में लोक प्रशासन के सुधार में एक अहम भूमिका अदा की है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दोस्तों एप्पलबाई ने यहाँ पर, पॉल एच एप्पलबाई इनका पूरा नाम है, तो इन्होंने जो सीएजी है इसकी आलोचना की है। कैसे आलोचना की है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने आलोचना के रूप में कही हैं, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में जब आप अगर कोई आंसर या क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में इससे संबंधित, तो आप वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, चुनौतियों के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि ये चुनौतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि उन्होंने माना कि ये औपनिवेशिक शासन का अवशेष है, कि विरासत के रूप में औपनिवेशिक शासन के रूप में ये प्रथा के रूप में चला आ रहा है। और उन्होंने कहा कि सीएजी की लेखा परीक्षा निर्णय लेने और काम करने की इच्छा को कम करती है और इसका प्रभाव नकारात्मक है, नकारात्मक प्रभाव बताया उन्होंने। संसद ने सीएजी के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि संसद ने सीएजी जो कैग है इसके कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। ये भी एक आलोचना एप्पलबाई की, जो पॉल एच एप्पलबाई हैं, इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों एप्पलबाई के अनुसार सीएजी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षक प्रशासन के बारे में नहीं जानते हैं और उनसे अच्छे प्रशासन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसी में दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये समझिए, आगे उन्होंने कहा कि किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सीएजी और उनके कर्मचारियों से ज़्यादा जानता है और उन्हें अपने विभाग के उचित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये आलोचना की जा रही है कि जो सीएजी है दोस्तों, तो उन्हें प्रशासन के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती, ऐसा पॉल एच एप्पलबाई का कहना है दोस्तों। और ये कहते हैं कि जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके जो उप सचिव होते हैं उनको बल्कि अपने विभाग की समस्याओं वगैरह के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी होती है, ठीक है, वो अधिक अच्छे तरीके से वो अपने निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा एक नीरस और सीमित परिप्रेक्ष्य और उपयोगिता वाला कार्य है जो सरकारी व्यय को केवल अंकों के रूप में दर्शाता है लेकिन प्रभाव या उद्देश्य को नहीं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इनका मानना था, आलोचना के रूप में इन्होंने ये भी कहा कि जो कैग है तो उसके द्वारा जो भी मतलब ये जो कार्य किया जाता है सरकारी व्यय वगैरह के बारे में, तो ये केवल अंकों को दर्शाता है कि कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, कितना व्यय हुआ, ठीक है, अंकों के रूप में ये बस दर्शाया जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उद्देश्य है, तो ये कोई खास नहीं है, इसका उद्देश्य या प्रभाव कोई खास नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये आलोचना इनके द्वारा की गई थी, महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। इस आलोचना को आपको समझना था क्योंकि चुनौतियों के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि ये सारी चुनौतियों के रूप में भी बातों को आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट हो या आपको कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।